हेलो एवरीवन। अपन डाइजेस्टिव सिस्टम को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और मैंने आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है। इसमें एक बताया था आहार नाल और दूसरा भाग बताया था पाचक ग्रंथियां। ठीक है, तो पहला पार्ट जो था एलिमेंट्री केनाल वो कंप्लीट हो गया था। आज अपन दूसरा वाला पार्ट प्रारंभ करेंगे जिसको कहा जाता है पाचक ग्रंथियां। ठीक है, क्या बोलेंगे? पाचक ग्रंथियां। मानव में या मनुष्य में आहार नाल से संबंधित 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनमें से एक लार ग्रंथियां होती हैं जिनको सैलाइवरी ग्लैंड्स कहा जाता है, दूसरे यकृत या लीवर और तीसरा पैंक्रियास या अग्न्याशय है। ठीक है, तो आज अपन सबसे पहले यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में जो अभी मैंने बताया था, मानव में आहार नाल से संबंधित कितने प्रकार की ग्रंथियां पाचक ग्रंथियां होती हैं? 3 प्रकार की। एक लार ग्रंथियां जिनको हम सैलाइवरी ग्लैंड्स कह रहे होते हैं, दूसरी यकृत और तीसरा अग्न्याशय है। ये तीनों पाचक ग्रंथियां हैं। ठीक है, ये जब आहार नाल के साथ में जुड़ती हैं तो पाचन तंत्र बन जाता है। ठीक, अब इसमें सबसे पहले हम लेते हैं लार ग्रंथियों को। कौन सी वाली ग्रंथियों को? लार ग्रंथियों को। मानव में लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं, जिनमें से एक सबलिंगुअल होती है आधोजिह्वा ग्रंथि, दूसरी सबमैक्सिलरी होती है जिसको अधोजंबिका कह दिया जाता है, और तीसरी पैरोटिड ग्लैंड होती है जिसको हम कानमूल कह रहे होते हैं। ये जो अपने कान होते हैं ना, इनके आधार वाले भाग में पाई जाती है। ठीक है, अंग्रेजी में पैरोटिड ग्लैंड कहा जाता है और वैसे इसको नाम दिया जा रहा होता है कानमूल ग्रंथियां। लार ग्रंथियों में सबसे बड़े आकार की यही पैरोटिड ग्लैंड होती हैं। ठीक, अब देखिए इन तीनों प्रकार की लार ग्रंथियों से किसको स्रावित किया जाता है? सैलाइवा को। सैलाइवा मीन्स लार को स्रावित किया जाता है। ठीक है, लार कैसा होता है? क्षारीय तरल होता है। लार में पानी की मात्रा होती है, श्लेष्मा होता है, लाइसोजाइम होता है, टाइलिन अथवा अल्फा अमाइलेज होता है, और इसके साथ साथ सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के आयंस होते हैं। ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के आयंस होते हैं। इसमें टाइलिन या अल्फा एमाइलेज भोजन के पाचन से संबंधित है, भोजन के पाचन में सहायक होता है, जबकि लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखो आप। मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन्हें सबलिंगुअल या अधोजिह्वा, सबमैक्सिलरी या अधोजंबिका, पैरोटिड या कानमूल ग्रंथियां कहते हैं। इनसे लार स्रावित होती है। कहां पर आती है ये? बक्कल कैविटी में। कैसी होती है? क्षारीय तरल के रूप में, अर्थात बेसिक फ्लूइड के रूप में होती है। साथ में मैंने बताया था लार में किसकी मात्रा होगी? वाटर, म्यूकस जिसको श्लेष्मा कह रहे होते हैं, टाइलिन या फिर इसका दूसरा नाम होता है अल्फा एमाइलेज, लाइसोजाइम, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, टाइलिन किसमें काम आ रहा होता है? भोजन को पाचन करने में, भोजन को पचाने में। ठीक, जबकि लाइसोजाइम क्या करता है? जीवाणुओं को नष्ट करता है। किसको नष्ट कर रहा होता है? जीवाणु को नष्ट कर रहा होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, जिनमें सबलिंगुअल जीभ के आधार वाले भाग में पाई जा रही होती है, छोटी छोटी नलिकाओं से दांतों के पास खुल जाती है। दूसरी सबमैक्सिलरी होती है, वाटर डक्ट के द्वारा कहां पर खुलती है? निचले इंसीजर के पास ही खुल जाती है। और तीसरी क्या बताता? पैरोटिड कहां पर होती है? कानों के नीचे। और एक एक्सटेंशन नलिका होती है जिसके द्वारा ऊपरी इंसीजर के पास खुल जाती है। इस प्रकार से मुख्य गुहिका में
लार का श्रावण होता रहता है, लार मुख गुहा में पहुंचती रहती है, जिसमें से टाइलेंट भोजन को पाचन करने के लिए और लाइसोजाइम क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए काम आता है। ठीक है ना। तो पहला पूरा पार्ट कौन सा हुआ, लार ग्रंथियों का। अब दूसरा देखिए यहाँ पर नाम दे रखा है अपन ने यकृत का। यकृत किसको कह रहे होते हैं, यकृत लीवर को कहा जाता है। ठीक है। और ये जो लीवर होता है सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी बाह्यस्रावी पाचक ग्रंथि भी कह सकते हो। इसका निर्माण भ्रूणीय अवस्था में एंडोडर्म के द्वारा होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में इसका वजन 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। इसका जो डायमीटर है या ब्रेड्थ है वो लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। और डायाफ्राम के ठीक नीचे ये जो तनकुट पाया जाता है ना अपने, इसको कह रहे होते हैं मस्कुलर स्ट्रक्चर डायाफ्राम। डायाफ्राम के ठीक नीचे राइट रीजन में पाई जाती है, अर्थात हम कह रहे होते हैं दाहिनी तरफ होती है। ठीक है। दो पिंडों से बनी होती है, एक बड़ा पिंड राइट लोब होता है, दूसरा छोटा पिंड लेफ्ट लोब होता है। इसके अतिरिक्त भी दो पिंड और पाए जाते हैं जिनको हम क्वाड्रेट लोब और कॉर्डेट लोब कह देते हैं। ठीक है। दो तो बड़े पिंड हैं, दो और पिंड पाए जा रहे होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, क्वाड्रेट और कॉर्डेट लोब कह दिया जाता है। ठीक है ना, क्लियर है। इसके साथ साथ हम ये कह रहे होते हैं कि जो राइट लोब होता है, राइट लोब की निचली सतह पर एक हरे रंग के थैले के आकार की संरचना पाई जाती है जिसे गाल ब्लैडर कह दिया जाता है। और गाल ब्लैडर में यकृत कोशिकाओं से स्रावित होने वाला पित्त भरा रहता है, जो हरे और पीले रंग का होता है। ये भी क्षारीय तरल होता है और इसमें एक तो साल्ट होते हैं जिनको हम बाइल सॉल्ट्स कह रहे होते हैं, दूसरा पिगमेंट्स होते हैं जिनको बाइल पिगमेंट्स कह दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए इसको भी आप नोट के रूप में देख सकते हो। मैंने ये बता रखा है मानव शरीर की क्या बताइए अभी, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि। ठीक है। लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी बाह्यस्रावी पाचक ग्रंथि के रूप में जानी जाती है। इसका निर्माण भ्रूणीय अवस्था में कौन सी जनन स्तर से होता है, एंडोडर्म से, जिसको हम अंतः जनन स्तर कह देते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में इसका भार कितना होता है, 1.2 से लेकर के 1.5 किलोग्राम तक। ठीक है। और इसकी जो वेट है, चौड़ाई है, वो 15 सेंटीमीटर से कितनी होती है, 22 सेंटीमीटर होती है। ये तनकुट के ठीक नीचे, डायाफ्राम के ठीक नीचे किधर होता है, दाईं ओर। मैंने बताया था राइट साइड में। लेफ्ट में क्या होगा, डायाफ्राम के ठीक नीचे स्टोमक होता है, आमाशय होता है। और राइट में बिल्कुल डायाफ्राम के ठीक नीचे क्या होगा बताओ, लीवर होता है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें प्रमुख रूप से कितने पिंड होते हैं, दो पिंड का मतलब होता है लोब्स। एक को हम दायां पिंड या राइट लोब कहते हैं, दूसरे को बायां पिंड या लेफ्ट लोब कह रहे होते हैं। लेफ्ट लोब से राइट लोब कैसा होता है, बड़ा होता है, लार्ज होता है। इसके अतिरिक्त भी दो पिंड और पाए जाते हैं जिनमें से एक को क्वाड्रेट और दूसरे को क्या कह रहे होते हैं, कॉर्डेट लोब कह देते हैं। ठीक है। इसके पश्चात मैंने बताया था राइट लोब के ठीक निचली वाली सतह पर एक हरे रंग के थैले के समान संरचना होती है जिसको या तो पित्ताशय कह दिया जाता है या गाल ब्लैडर कह देते हैं। गाल ब्लैडर में ही यकृत कोशिकाओं के द्वारा या हेपेटिक सेल्स के द्वारा या हेपेटोसाइट्स के द्वारा स्रावित होकर के पित्त रस संचित होता रहता है या स्टोर होता रहता है, जो कैसे रंग का होता है, हरे और पीले रंग का होता है। इसमें ग्रीनिश और येलोइश जो कलर आता है ये किसके कारण आता है, बाइल पिगमेंट के कारण आता है, पित्त वर्ण के कारण आता है। और साथ में इसके अंदर क्या और होते हैं, पित्त लवण। ठीक है। और इस कारण से ये भी कैसा पदार्थ होता है, क्षारीय पदार्थ होता है। जबकि हम लार को भी क्या बता रहे थे, क्षारीय पदार्थ बता रहे थे। ठीक है। क्या बता रहे थे, बेसिक फ्लूइड। और यहाँ पर अगर हम देखें लीवर से स्रावित होने वाला जो बाइल जूस है या पित्त रस है,
ये भी क्या होता है, बेसिक फ्लूइड होता है, इसको भी हम क्या कह रहे होते हैं, क्षारीय तरल। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यकृत को और हमें एलोबरेट करना है और इसको आगे ले जाना है, और आगे ले जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको और आगे जाकर के बताना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए देखिए यहां से इसको मैं इरेज कर देता हूं। इरेज के बाद इसी को आगे लेके जाना है लीवर को। अभी मैंने बताया था कहां तक, गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर में क्या संचित हो जाता है, बाइल जूस। कौन सीक्रेट करता है, हेपेटोसाइट्स, और हेपेटोसाइट्स के द्वारा स्रावित होने वाला जो बाइल है वो गाल ब्लैडर में बढ़ता रहता है। ठीक, इसके पश्चात दोनों जो पिंड होते हैं किसके, लीवर के, इन दोनों लोब से निकलने वाली यकृत वाहिनियां ठीक है, आपस में मिलकर सामान्य यकृत वाहिनी बना लेती हैं, हेपेटिक डक्ट बना लेती हैं। ठीक है ना, दोनों पिंड से निकलने वाली जो हेपेटिक डक्ट्स होती हैं ये मिल जाती हैं आपस में और एक कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती हैं। यह कॉमन हेपेटिक डक्ट कॉमन हेपेटिक डक्ट किससे मिलकर के, पित्ताशय वाहिनी से मिलकर के, पित्ताशय वाहिनी जिसको हम सिस्टिक डक्ट भी कह देते हैं, से मिलकर एक कॉमन बाइल डक्ट बना लेती हैं, बाइल डक्ट बना लेती हैं। ठीक है, इस बाइल डक्ट को हम हिंदी में कह रहे होते हैं सामान्य पित्त वाहिनी। क्या कहा जाता है इसको, सामान्य पित्त वाहिनी। ये जो सामान्य पित्त वाहिनी है इसे डक्टस कोलोडोकस भी कह देते हैं। ये इसमें स्पेशल टर्म है, कई बार पूछ लिया जाता है कि डक्टस कोलोडोकस किसे कहा जाता है, तो बच्चों को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होता, इसलिए पहले समझ लीजिए कि जो यकृत के दोनों पिंड हैं वहां से निकलने वाली वाहिनियां मिलकर के एक कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती हैं, और फिर जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है ये सिस्टिक डक्ट से या पित्ताशय वाहिनी से मिलकर के क्या बना रही होती है, एक सामान्य पित्त वाहिनी। उस सामान्य पित्त वाहिनी को ही हम क्या कह रहे होते हैं, डक्टस कोलोडोकस कह देते हैं, जो कहां पर खुलेगी, छोटी आंत के, जो छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में खुल जाती है। ठीक है, और खुलने के स्थान पर, खुलने वाले स्थान पर एक कपाट लगा होता है,
क्या लगा होता है? कपाट लगा होता है जिसे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ये पहले मैं बता भी चुका हूं एक बार आपको, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कह देते हैं। ठीक है, क्या करता है ये? क्षेत्र के खुलने का नियंत्रण करता है। ठीक, अर्थात जो बाइल जूस है वो डक्टस पॉलीडोकस के द्वारा कहां पर आ जाएगा? ग्रहणी में। और ग्रहणी में जिस स्थान पर खुलेगा वहां पर कौन सी अवरोधनी लगी होती है? ओडाई की अवरोधनी। ओडाई कौन है? वैज्ञानिक जो उस छिद्र के खुलने की क्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? अब देखिए इसके बाद इसको और आगे हम बता सकते हैं और इसका एलोबरेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इससे आगे ले जाकर के अभी मैंने बताया था कि लीवर किससे बना हुआ है? लोब से। लोब्स मीन्स पिंड, या उनको हम पाली भी कह देते हैं। अब देखिए आगे ये कहा जाता है कि यकृत का जो निर्माण होता है, यकृत का निर्माण यकृत पालिकाओं द्वारा होता है। इनको कह रहे होते हैं हेपेटिक लॉब्यूल्स द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होगा? हेपेटिक लॉब्यूल्स। और ये जो हेपेटिक लॉब्यूल्स होते हैं इन्हें यकृत की क्रियात्मक इकाई कह देते हैं। कौन सी इकाई? क्रियात्मक इकाई कह देते हैं। अगर पूछा जाता है लीवर की क्रियात्मक इकाई का नाम बताइए तो क्या बताना पड़ेगा? यकृत पालिकाएं या हेपेटिक लॉब्यूल्स। ठीक है, अब देखिए ये जो यकृत पालिका है किससे बनेगी? यकृत कोशिकाओं से। यकृत कोशिकाओं से बनती है। ठीक है, यकृत कोशिकाओं को हम कह रहे होते हैं हेपेटोसाइट्स। ठीक, अब देखिए ये जो यकृत कोशिकाएं होती हैं, यकृत कोशिकाओं की पंक्तियों के बीच में, पंक्तियों के बीच बीच में कैसे स्थान पाए जाते हैं? संकरी स्थान, नैरो स्पेस। ठीक है, और इन सक्रिय स्थानों को क्या कह देते हैं? जिन्हें अवकाश कह दिया जाता है, खाली स्पेस कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अवकाश। ठीक है, और ये जो अवकाश होते हैं इन अवकाश या अवकाशों को यकृतीय कोटलियां कहा जाता है। इनको बोला जाता है साइनोसॉइड्स, खाली जगह, चैम्बर्स। ठीक है, और ये जो यकृत कोटलियां हैं इनकी भित्ति में
इनकी भित्ति में कुफर कोशिकाएं स्थित होती हैं। कौन सी कोशिकाएं? कुफर कोशिकाएं स्थित होती हैं। एक वैज्ञानिक थे कुफर नामक, जिन्होंने इन कोशिकाओं को खोजा, इसलिए उन्हीं के नाम पर इन्हें क्या कर दिया गया? यकृत वो कुफर कोशिकाएं। ये कुफर कोशिकाओं को अगर चाहो तो क्या कह दिया जाता है? इन्हें मैक्रोफेजेस, महाभक्षकाणु भी कह देते हैं, जो क्या करते हैं? जीवाणुओं और जीन, शीन, रक्ताणुओं का विघटन करते हैं। ठीक है? जो आरबीसी पुरानी हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, मृत हो जाती हैं, उनका ये क्या कर देते हैं? विघटन कर देते हैं, डिग्रेडेशन कर देते हैं, उनको तोड़ देते हैं। ठीक है? इस कारण से ही बाइल पिगमेंट का निर्माण होता है। ठीक है? साथ ही पालिकाओं के किनारे पर यकृत ध्वनि, कोमा यकृत निवायिका शिरा, जिसको पोर्टल वेन भी कह सकते हैं, निवायिका शिरा, और पित्त वाहिनियों की शाखाएं, पित्त वाहिनियों की शाखाएं पाई जाती हैं। ठीक है? और ये सभी मिलकर के एक टर्म बना देती हैं। ये सभी मिलकर एक निवायिका त्रिक बना देती हैं। निवायिका त्रिक बना देती हैं। ठीक है? इसको हम कह रहे होते हैं पोर्टल ट्राइड। क्या कह रहे होते हैं? पोर्टल ट्राइड। ठीक? ओके, तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा आपका यकृत यहां तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना? ओके।